हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं मैथ्स और फिजिक्स के बारे में। कल हमने न्यूटन लॉ फर्स्ट न्यूटन लॉ पढ़ा था, हम सेकंड न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। और सेकंड न्यूटन लॉ पढ़ने के लिए पहली बात हमें मास का पता होना ज़रूरी होता है, और दूसरा मोमेंटम क्या होता है हमें उसका पता होना ज़रूरी होता है। कई बच्चे मास और वेट में कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो मास क्या होता है? मास होता है किसी भी बॉडी के अंदर जितना माल भरा हुआ है उसको हम मास कहते हैं, राइट। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसको ऐसा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक छोटा ड्रम है, राइट। ये छोटा ड्रम है, ये बड़ा ड्रम है, ठीक। इस पे मान लीजिए 2 लीटर पानी आता है, राइट। इस पे मान लीजिए 4 लीटर पानी आता है, ठीक। तो इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा 2 kg, ठीक। और इसका मास कितना होगा? 4 kg। क्यों? क्योंकि इसमें उतना ही पानी है ना, इसमें 2 kg का पानी, इसमें 4 kg का पानी है, इसलिए इसका ये मास होगा, ठीक। लेकिन अगर इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो इसका वेट हो जाएगा, ठीक। मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके वेट को आप ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब उस चीज़ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है तो उस चीज़ को हम वेट कहते हैं। वेट एक साइड से आपका फोर्स हो जाता है, राइट। लेकिन मास आपका फोर्स नहीं होता। मास होता है जो आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फीलिंग है उसको हम मास कहते हैं, राइट। अब मास एक क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मास एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ में आता है? इतना समझ में आया? इसको हम सही से करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया ना? मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर की जो फीलिंग होती है उसको हम मास कहते हैं, और वेट उसी फीलिंग पर जब ग्रेविटी लगती है तो उसको हम वेट कह देते हैं, ठीक। मास एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेट क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेट आपका जब गुरुत्वीय त्वरण घटता है या बढ़ता है तो आपका वेट बदलता है, क्योंकि आपके वेट पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, राइट। जबकि मास जो होता है उसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप अर्थ पे भी है तो भी आपका मास उतना ही रहेगा जितना आपका मून पे होगा, लेकिन अगर वेट होगा तो वेट आपका अर्थ पे अलग होगा और मून पे अलग होगा। मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक। सेकेंड, मास इज अ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? अच्छा के मास लिखने का जरूरत नहीं, इट्स आई यूनिट इज किलोग्राम, ठीक, केजी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोट बाय m, डिनोटेड बाय m, ठीक। मास समझ में आया? किसी भी बॉडी के अंदर जितना फीलिंग होता है उसको हम मास कह देते हैं। इसी पे जब ग्रेविटी लगती है तो इसको वेट कह देते हैं, राइट। अब आता है आपका मास। आपने समझ लिया वेट क्या होता है, वेट मास और वेट का डिफरेंस। मोमेंटम क्या होता है हम क्या समझते हैं? क्योंकि आपके न्यूटन के सेकंड लॉ के लिए ये दोनों चीजों का क्लियर होना जरूरी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? ये किसी भी चीज का मोमेंटम उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करता है, राइट। अब इसको समझते कैसे हैं मोमेंटम को? मान लीजिए ये कोई
ये कोई गाड़ी है जिसका वेट कितना है, 20 kg है, ठीक। वहीं दूसरी गाड़ी है, उसका भी वेट कितना है, 20 kg है, सॉरी 20 kg है, ठीक। अब ये गाड़ी आपकी तरफ, यहाँ मान लीजिए आप खड़े हैं, ये 2 टांगें हो गई आपकी, ये 2 हाथ, राइट, यहाँ खड़े हैं। ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी के साथ आपकी ओर आ रही है, ठीक। और ये इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर, तो 10 सेकेंड की ओर से ये आपकी तरफ आ रही है। कौन सी गाड़ी आपके हाथ पर जल्दी तोड़ देगी, राइट सी बात है, जो 20 मीटर के साथ 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो आपकी साइड ज़्यादा तेजी से आ रही है, तो इसलिए वो आपको जल्दी हिट करेगी, ठीक। तो क्या हो गया, इसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक। इसकी वेलोसिटी कम है तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम कम है। ये समझ में आया। अब यहाँ तो वेलोसिटी का डिफरेंस था, राइट। अब हम वेट का डिफरेंस कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ कार है, ठीक, वो 20 kg का है, ये आपकी साइड कितने की वेलोसिटी से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक। और यहाँ ट्रक है, ये 50 kg का है, ये आपकी ओर कितने का आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक। यहाँ वेलोसिटी सेम है, पर क्या, यहाँ पे मास अलग अलग, वेट अलग अलग है, ठीक, दोनों का वेट अलग अलग है, यहाँ वेलोसिटी सेम है। तो इन दोनों में से कौन आपको ज्यादा तेजी से चोट देगा, 50 kg वाला, राइट। तो यहाँ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, यहाँ इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ इसका वेट ज्यादा है, राइट। जिसका वेट ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, वहाँ जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी उसका मोमेंटम ज्यादा था। कहने का क्या मीनिंग है, मोमेंटम पे आपके वेट, सॉरी आपके मास और आपकी वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक। या तो वेलोसिटी ज्यादा हो या तो मास ज्यादा हो, राइट। या जब वेलोसिटी कम है तो मास ज्यादा है, जब मास कम है, जब मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, या तो दोनों ही ज्यादा हो, वेलोसिटी भी ज्यादा हो मास भी ज्यादा हो, तभी मोमेंटम क्या करेगा, मोमेंटम आपका इफेक्टिव होगा, मोमेंटम का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। कहने का मतलब है कि मोमेंटम पे आपके मास और वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है। और कंपेयर करना है तो कंपेयर में तब आपका मोमेंटम, या तो 2 गाड़ियों के बीच का कंपेरिजन है, या तो वेलोसिटी ज़्यादा हो या तो मास ज़्यादा हो, राइट। अब एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। It is defined a quantity of mentioned contained in a body. It is defined a quantity of motion, ठीक, कंटेंट इन अ बॉडी। ये क्या डिफाइन करता है, किसी भी बॉडी के अंदर मोशन कितना कंटेंट हो रहा है, किसी भी बॉडी से कितना मोशन कंटेंट होता है, ये उसको डिफाइन करता है। जैसे कि पिछले में बताया मैंने कि वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो उसका इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, बताया था। सेकंड है, ये फर्स्ट था जो मैंने वेलोसिटी के थ्रू बताया था। सेकंड, इसमें किस किस का इफेक्ट पड़ता है, इसमें मास और वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास of a body and is
वेलोसिटी। ये क्या है? ये मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। इसको ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, राइट। ठीक, इसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम पर सेकेंड है। समझ आया? फर्स्ट, इट इज डिफाइंड अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। कैसे? आपको बता दिया, एग्जांपल थ्रू समझा दिया। ठीक, क्वांटिटी ऑफ मोशन को, कि उस चीज की क्वांटिटी कितनी है। वेलोसिटी ज्यादा होगी, नहीं तो मास ज्यादा होगा, या तो दोनों ही ज्यादा होगा। ये किसके प्रोडक्ट? मास ऑफ अ बॉडी और वेलोसिटी के क्या होता है? इक्वल होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। मास और मोमेंटम दोनों क्लियर हुआ। अब आते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। राइट, जब तक मास और मोमेंटम ये आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको क्या नहीं क्लियर होगा? तब तक आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ क्लियर नहीं होगा। पहले लॉ लिख लें। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट, इज डायरेक्टली proportional, ठीक, to the applied force. Applied force and the change in momentum take place in the direction of applied force. राइट, क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम के चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड किया जाता है मोमेंटम के चेंज होने के लिए, राइट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन टाइम, ठीक। मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स, ठीक। रेट ऑफ चेंज, रेट जहाँ रेट ऑफ चेंज होता है वहां पे टाइम इंक्लूड हो जाता है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ये होता है कि टाइम के प्रोपोर्शनल में ही रेट चेंज हो रहा है, ठीक। अब ये हुआ। अब आप कहोगे कि मैम हमको तो हमारी टीचर ने बताया है F = ma, राइट। सेकेंड लॉ है F = ma, राइट। उन्होंने भी ठीक बताया है। अगर आप कह रहे हो कि आपके टीचर ने बताया F = ma, दैट उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया F = ma, लेकिन ma हम लेके आएंगे, उन्होंने आपको सॉल्व बताया हुआ है। तो आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चेंज ऑफ टाइम के, राइट। कहने का मतलब है इसके साथ तो इसका सगा रिश्ता है, लेकिन इसके साथ इसका सौतेला रिश्ता है। जब मोमेंटम में चेंज होगा, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, और फोर्स बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, राइट। कम टाइम में फोर्स लगा के मोमेंटम को बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि जब फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम कम होना चाहिए, जब टाइम ज्यादा होगा तभी फोर्स ज्यादा होगा,
और जब फोर्स जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा, राइट। तो कहने का पूरा मीनिंग ये है कि मोमेंटम सेकेंड लॉ में वो ये कहता है कि जितना जल्दी आपका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इससे मतलब नहीं मोमेंटम का फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए, कितना जल्दी ज़्यादा हो रहा है आपका मोमेंटम, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। मान लीजिए दो बाइक हैं, एक मेरे पास एक मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक। हम 20 किलोमीटर, मेरी बाइक 20 किलोमीटर जाती है आधे घंटे में, इतना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बता दिया मैंने, पर 20 किलोमीटर जाती है आधे घंटे में, और मेरी फ्रेंड की बाइक है वो 20 किलोमीटर जाती है 20 मिनट में, ठीक। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया? मेरे फ्रेंड की बाइक का, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी बाइक जल्दी कवर कर रही है वो डिस्टेंस मेरे कंपैरिजन में। तो मोमेंटम तब ज़्यादा हो, मोमेंटम का टाइम में कितने टाइम में आपका मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, राइट। अब आते हैं कि कैसे आता है mv, इसका डेरिवेशन है। अगर इतना समझ में आ गया है, ये सेकंड लॉ है, अगर ये समझ में आ गया है देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब लेके आना है हमको, पहले इसको क्लियर, ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए होता, तो हो सकता है कांस्टेंट हो, तो उन्होंने के लगाया, ठीक। कांस्टेंट को न्यूटन जी ने यूज किया। फिर उन्होंने कहा कि मे बी कांस्टेंट ना हो, तो उन्होंने के का क्या कह दिया 1, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये आपका सेकेंड लॉ है। अब इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी यही समझ लेते हैं हम। तो इसका डेरिवेशन क्या है, शुरू करते हैं। ठीक, अब सेकेंड लॉ का डेरिवेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। यही है आपका सेकेंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तब इसको हटाने, इसको एफ से डिनोट करें, प्रोपोर्शनल आपका ऐसे का आ गया, चेंज ऑफ मोमेंटम पी अपॉन टाइम, टाइम को डेल्टा टी लिख लो या डेल्टा, ठीक। अब इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया। अब इस कांस्टेंट को हमने क्या, उन्होंने ही 1 कंसीडर कर दिया, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी, राइट। अब ये हम जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी होता है, बताया था कि P इज इक्वल टू एम वी होता है। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो P बढ़ेगा, मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, राइट। ठीक, अब एम वी फाइनल माइनस एम वी 1 V2 भी रख सकते हो आप, फाइनल मतलब को इनिशियल एम यू, राइट, अपॉन टी। अब यहाँ 1 m कॉमन ले दो, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मैंने हमेशा कहा फॉर्मूला अपने माइंड में, डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, एम ए, राइट, हो गया। तो ये हो गया P इज इक्वल टू, सॉरी F, P नहीं, F इज इक्वल टू एम ए, यही टीचर ने पढ़ाया है, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।